गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1, 2, 3, 5 मार्क्स सभी के बन जाते हैं क्वेश्चंस। और ये जो चैप्टर है इसमें आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मीन्स जो टर्म 1 में जितने भी आपने चैप्टर किए हैं उनमें जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो सब ऑलमोस्ट इसमें यूज होने वाले हैं। तो ये आपका पूरे टर्म को एक फाइनल टच देगा, एक कंक्लूजन देगा। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है और सारे ही बहुत अच्छे से करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट में। जो हमें फर्स्ट टॉपिक करना है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। बट इस अल्टरनेटिंग करंट को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो हम जनरेटर पहले कर लेंगे और जनरेटर की हेल्प से ही हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में समझ लेंगे। वैसे आपने थोड़ा बहुत अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। क्या होता है करंट? अल्टरनेटिंग करंट which changes its magnitude and direction after an equal interval of time that is called alternating current। अभी अल्टरनेटिंग करंट कैसे आया और इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला आने वाला है अल्टरनेटिंग करंट का, तो वो सब हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो पोल्स ले लिए। ये हमारी फिगर 1 है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साउथ पोल को, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ से साउथ की तरफ। और जो फर्स्ट केस है उसमें जो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है वो इस पोजीशन पे लिया है ABCD। आप इसे ABCD कंसीडर कर लीजिए। और ये हो गए दो पोल्स जो कि इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हुए हैं। सपोज ये जो डोर है इस साइड का ये नॉर्थ पोल है और जो इस साइड का डोर है वो साउथ पोल है और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ और बीच में ये रेक्टेंगुलर लूप यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया, हमें एक फोर्स इसको देना है रेक्टेंगुलर कॉइल को। फोर्स मिलते ही, मैग्नेटिक फील्ड मिलते ही फिर इसके अंदर अपने आप ही क्या आ जाएगा कि इंड्यूस्ड करंट। आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में पढ़ा है और मैंने आपको ये डिफरेंस, ये वीडियो भी मैंने बनाई हुई है पहले, डिफरेंस भी बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड रूल कब यूज होता है जब आपको फोर्स या डिफ्लेक्शन देखना हो, और राइट हैंड रूल कब यूज होता है जब आपको इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, अब बस हमें इसमें फोर्स देना है। वो फोर्स हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी फाइनलाइज कर लेते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में इसको घुमाना चाहते हैं, फोर्स देना चाहते हैं। हम इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं या हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए इसको राइट भी कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसे रोटेट करने वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें फोर्स मिल गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसे घुमा रहे हैं तो मीन्स ये यहाँ से आगे की तरफ जा रहा होगा और यहाँ से पीछे की तरफ। ठीक है, तो बस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फोर्स मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट फिंगर, आवर 4 फिंगर। तो उसको हमने पॉइंट कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये डायरेक्शन हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड की। फोर्स कहाँ लग रहा है इस पे? बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे हम इसे। तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ से इस डायरेक्शन को, मीन्स A to B। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल बिल्कुल सिंपल है, हमें करंट की डायरेक्शन मिल गई है कहाँ से कहाँ? A to B। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं बिल्कुल अपोजिट साइड वाले पे। अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अगर ये बाहर की तरफ आया था तो इसका मतलब ये कहाँ गया? अंदर की तरफ। तो ये गया अंदर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई इनवर्स। तो हमने थंब को, यानी जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको इसकी डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कौन करता है? फर्स्ट फिंगर, तो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, यही डायरेक्शन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या होगी फिर? डाउनवर्ड्स। तो ये डायरेक्शन हमारी किसकी हो गई? करंट की। तो यहाँ से करंट हो गया डाउनवर्ड। तो हमें BC और AD में करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कॉमन सेंस लगा के हम समझ जाएंगे कि अगर A से B गया है और C से D गया है तो मीन्स रेक्टेंगुलर लूप में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ABCD। तो इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है? इसमें फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस।
अब ए बी सी डी इसमें करंट फ्लो कर गया, लेकिन आपने जो फोर्स दिया है उस फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या आ गया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी जो ए बी साइड थी और जो सी डी साइड थी, अगर आपने फोर्स देके इसको मान लो यहाँ इस पोजीशन पर ले आए, तो इन दोनों की अब की जो पोजीशन में है उनमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुका है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने की वजह से ये जो कॉइल है ये रुक नहीं पाएगी, ये रोटेट करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये यहाँ से रोटेट होके यहाँ तक आ जाएगी, अभी फर्स्ट पोजीशन के लिए, रुकेगी तो नहीं। तो अभी हम इसको यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। पहले उससे पहले अभी आपको इंड्यूस करंट का कंसेप्ट समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक आने में अब हम फ्लक्स का कंसेप्ट भी समझते हैं। जब वो इस पोजीशन पे थी रेक्टेंगुलर कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। और ये जो अपना कॉइल है इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर, मींस मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितने का एंगल था, 90। दैट मीन्स फ्लक्स इस केस में क्या था, मैक्सिमम था। ठीक है, आपके पास फ्लक्स इस केस में क्या हो गया, आपका 0 हो गया। लेकिन जैसे ही वो ऐसे रोटेट करके इस पोजीशन पर आए, तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की तो चेंज नहीं हुई है, बट जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अब एंगल क्या हो गया, आपका 0। तो इस केस में आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। आप खुद भी सोच सकते हैं, जब ये इधर है तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही होगी, पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, एक आधी, तो वो भी पता नहीं कि होगी या नहीं होगी। लेकिन इस पोजीशन पे है तो इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। ये आपने फ्लक्स में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया है। तो अब आपने इंड्यूस करंट का कंसेप्ट यहाँ से समझ लिया और फ्लक्स का कंसेप्ट भी समझ लिया कि इस केस में जैसे ही आपने रोटेट कराया, इंड्यूस करंट धीरे धीरे इसमें फ्लो करेगा, और जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इस केस में फ्लक्स बिल्कुल मिनिमम है, 0 भी हो सकता है, 1 2 पता नहीं, हमें बहुत कम वैल्यू होगी इस केस में। लेकिन जैसे जैसे वो पोजीशन चेंज करता जाएगा, इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया मैक्सिमम। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ भी लगेगा इसके ऊपर मैक्सिमम, और ईएमएफ ज्यादा तो इंड्यूस करंट भी ज्यादा। तो अब आपको ये बात यहाँ पर माइंड में रखनी है कि धीरे धीरे इंड्यूस करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही वो इस पोजीशन पर आया। ठीक है, अब वो इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है, ए बी से इस पोजीशन पर। तो अभी तक क्या फाइनल कर चुके हैं हम कि एक तो इंड्यूस करंट आएगा और धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, मैक्सिमम होता जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। इंड्यूस करंट मैक्सिमम हो रहा है कितना आपका, 0 से 90 तक एक बार क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अब आपके पास क्या होता है, फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस तो कर रही है। यहां आते ही अब आपको तीसरा कंसेप्ट एक और समझना है। यहां आते ही अब इसका जो कनेक्शन है इनसे वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके साथ 2 वायर हैं, उससे आप इसको ऐसे पकड़ के क्या कर रहे हो, रोटेट करा रहे हो। तो इस पोजीशन पे आते ही यहाँ पर इसका कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर रिंग्स लगे होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसके बारे में भी अभी हम आएंगे रिंग्स पे। तो फिर जैसे ही कनेक्शन टूट गया तो अब क्या हो गया, फोर्स लगना बंद हो गया। लेकिन फिर भी क्या ये रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, मोशन करता आया। और इनर्शिया क्या कहता है कि जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहो, अपनी स्टेट चेंज मत करो। तो यहाँ से यहाँ मोशन करता आया, तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा मोशन करता हुआ, वो रुक नहीं पाएगा। समझ गए आप इस बात को। तो यहाँ से यहाँ वो मोशन करता हुआ चला गया। अब ये कौन सी पोजीशन पर आ गया, रिवर्स होगी पोजीशन, इसको करेक्ट कर देते हैं। क्या होगी अब यहाँ पर ए बी और यहाँ सी और यहाँ डी। तो अब आप सारे कंसेप्ट समझ गए कि यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ कैसे आया। यहाँ से जब वो यहाँ गया तो इंड्यूस करंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा, इंक्रीज। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमा रहे हैं तो धीरे धीरे मैक्सिमम होगा। यहाँ आते ही फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। और अब इस केस में फिर से फ्लक्स क्या हो गया,
जीरो, तो फ्लक्स जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड वो जो ईएमएफ होगा वो भी जीरो, यानी इंड्यूस करंट इस पॉइंट पर क्या हो गया, जीरो। ये फर्स्ट केस था हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और अब ये 180 डिग्री। तो अब यहाँ आते ही फिर से करंट हमारे पास जीरो हो गया। अब ये हमारी डायरेक्शन आ गई, पहले ये ए बी माना था हमने, ये सी डी माना था, तो अब ये इस पोजीशन पर आ गया डी सी बी एंड ई। तो अब इस केस में हम देखते हैं क्या होगा, कंसेप्ट वही रहेगा। ये आपकी किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। पहले इंड्यूस करंट को देख लेते हैं, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। फोर्स अभी भी कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कॉइल को तो हमने एक ही डायरेक्शन में रोटेट किया, ये तो नहीं है कि एक बार पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे या फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बार बार डायरेक्शन तो नहीं चेंज करेंगे। तो फोर्स अभी भी कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड सामने, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ। तो फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये हो गई आपकी इस साइड से, और दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे तो अब इस पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड सामने और करंट नीचे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो पहले करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या थी, ए बी सी डी, और अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, डी सी बी एंड ए। तो करंट की डायरेक्शन अब क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। बाकी कंसेप्ट फिर से वही सेम रहेगा। अब इस पोजीशन से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ अब फिर से इस पोजीशन पर आएगा। यहाँ फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ आते ही कनेक्शन टूट जाएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, फिर इस पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ से फिर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ईएमएफ लगेगा यानी इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो बस अब आपका कंसेप्ट ये सारा क्लियर हो गया। अब आपको बस माइंड में ये रखना है कि जैसे ही हम इसको एक किसी भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, इसमें फ्लक्स जो है वो चेंज होता जाता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड करंट। और ये हमने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की। तो हमने देखा फर्स्ट केस में ABCD आई और फिर नेक्स्ट केस में आई DCBA, यानी करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो बेसिक कंसेप्ट जो है इसका वो तो फैराडे सेकंड लॉ है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया चेंज करते हो, क्योंकि जब आप इसे रोटेट कर रहे हो तो वही बात, बार बार फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया क्या हो रही है, चेंज। तो इस पे फ्लक्स लगेगा, दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट आएगा, और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल लगाएंगे। और बस एक चीज बीच में और कि यहाँ आते ही इनर्शिया की वजह से वो रुक नहीं पाएगा और फिर घूम जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक रिंग लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा नहीं देखने को मिलता हमें कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हमें ऐसा देखने को मिलता है। बात तो ये भी वही कह रहा है कि धीरे धीरे इंक्रीज होगी फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी, बट ग्राफ ऐसा क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है ना वो साइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। जैसे बच्चों आपके पास पता नहीं कहाँ गया, यहाँ देखो आपने साइन की वैल्यूज लर्न की हुई होंगी। साइन 0 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री पर क्या होती है वैल्यू 1/2 मीन 0.5 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद साइन 45 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है 1/√2 और ये वैल्यू होती है 0.7 समथिंग, ठीक है। और साइन 60 डिग्री पर होती है √3/2, ये आपकी वैल्यू होती है 0.85, और फिर आपकी साइन 90 डिग्री पर वैल्यू जाके क्या होती है मैक्सिमम। तो आप ये जो डिफरेंस देख रहे हो ये यूनिफॉर्मिटी से डिफरेंस नहीं जा रहा है कि 0 था फिर 0.2 हुआ फिर 0.4 हुआ फिर 0.6 हुआ, नहीं, यूनिफॉर्मिटी से नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा इरेगुलरिटी से चल रहा है। तो शुरू में तो मतलब 0 से जैसे ही आपका 30 डिग्री एंगल आता है हाफ वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, 45 आता है तो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है 0.7,
60 आता है तो 0.85 और 90 पर जाकर आपकी वैल्यू सबसे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ऐसी ही वैल्यू हमें देखने को मिली, ऐसी नहीं कि यूनिफॉर्मिटी से चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ये वाला ग्राफ हम प्लॉट नहीं करेंगे कि इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज नहीं हो रहा है, ओके। तो ये ग्राफ हमें अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखने को मिल गया। ये सारी बातें हमें, सारा कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम इसमें रिंग्स पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो डायरेक्शन बल्कि चाहिए रिवर्स, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट चाहिए हमें कि वो बार बार अपनी डायरेक्शन क्या करे, रिवर्स करे। तो हम नहीं चाहते कि इस कॉइल में कोई चेंज आए, तो इसीलिए हम इसमें बीच में कौन से रिंग्स लगा देते हैं, स्लिप रिंग्स। ये जो फुल रिंग होते हैं इन्हें क्या हम बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। ये अपनी पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, स्लिप होते रहते हैं। मींस इस कॉइल में कोई भी चेंज नहीं आने देते और उसके पीछे लगता है हमारा ब्रश, और फिर उसके साथ हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस या एक गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में हम इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखते हैं और देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि बार बार इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। कभी नीडल इस साइड पॉइंट करेगी, कभी नीडल इस साइड पॉइंट करेगी गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही रिंग लगेंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है डीसी जनरेटर, वैसे है नहीं सिलेबस में लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अभी आपके पास एक डायरेक्शन तो पहले ही रिवर्स हो रही थी, ठीक है, रिवर्स होके आ रहा था। लेकिन अगर आप उस रिवर्स वाली डायरेक्शन को एक बार और रिवर्स कर दो तो आप घूम फिर के वापस उसी पोजीशन पे नहीं आ जाओगे। जैसे मान लो इसने आपकी डायरेक्शन ऐसे रिवर्स कर दी और आपने फिर से इसको ऐसे रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो आप घूम फिर के वापस उस पोजीशन पे। तो डीसी बनाने के लिए क्या करते हैं, जो रिंग्स होते हैं ना वो स्प्लिट रिंग्स लगा देते हैं। ये रिंग्स कौन से होते हैं, स्प्लिट। मींस ये क्या कर देते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। इस कॉइल की पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज। ये पहले करंट ने तो इतना घुमा दिया, उसने और घुमा दिया रिंग्स ने, तो घूम फिर के वापस उसी पोजीशन, यानी करंट की डायरेक्शन ही चेंज नहीं होती। तो करंट आपका कैसे आ जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब कई बार बच्चे बोलते हैं ऐसा डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा बॉक्स में, ठीक है। बस बार बार उसकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड फिर भी चेंज हो सकता है, तो ये भी डायरेक्ट करंट हो सकता है। बहुत सारे ग्राफ आते हैं इसके डायरेक्ट करंट के। तो अब आपको आई होप जनरेटर के जो भी कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड डीसी का भी, रिंग का भी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अब इसकी थ्योरी जो है वो मैंने राइट नहीं की हुई है बोर्ड पे, क्योंकि आप 10th क्लास में कर चुके हैं, तो ये आप वहां से कर लेना कि क्या होता है, रिंग होते हैं, ब्रशेस होते हैं और पोल्स होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पे। अब फॉर्मूले को अच्छे से देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, बेसिक कंसेप्ट आपका फ्लक्स का है और डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लक्स क्या है, B डॉट A फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा, और थीटा के लिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दिया है। हमें यहाँ पर देखना है कि फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हम इसको फ्लक्स को चेक करना चाहते हैं कि टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, तो हमें एंगल देखना पड़ेगा। मैंने एंगल के टर्म में आपको बताया ना 0 से 90 डिग्री, कि जब वो इस एंगल पर है तो 0 है, तो आपके पास फ्लक्स 0 हो गया। यहाँ पर आते ही 90 डिग्री पर आते ही फ्लक्स मैक्सिमम। तो आपको इस एंगल को थोड़ा सा टाइम के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट, ये जो जनरेटर आपने बनाया है, इसके सेंटर में एक एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिससे आप इसे रोटेट कराते हो, और उसकी कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है, ओमेगा। और आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है, और इसका फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो थीटा इसके इक्वल हो गया ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट कर देंगे, कोस थीटा की जगह कोस ओमेगा टी। अब हम इसे बोथ साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, ओके। तो d∅/dt, क्योंकि ये चेक करना है ना टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है, NBA d/dt cos ओमेगा टी।
और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन एक ओमेगा और आ जाएगा बाहर क्योंकि ये फंक्शन है टाइम का, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम आ जाते हैं फैराडे का सेकंड लॉ पे। वो क्या कह रहा है कि जितना आप फ्लक्स चेंज करोगे उतना ही क्या आएगा, ईएमएफ। तो फिर ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी, ये जो माइनस है ये बाहर ले आओ, और अगर इधर माइनस लगाओगे तो यहाँ भी एक और माइनस आएगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया। तो ईएमएफ की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ जाएगी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गई वैल्यू। लेकिन हमें मैक्सिमम ईएमएफ के लिए देखना है क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए हम ई को पुट कर देंगे ई नॉट के, और साइन ओमेगा टी भी मैक्सिमम होना चाहिए इस केस में, यानी 1। तो फिर हमारे पास ये जो रिलेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ई की जगह हमने पुट कर दिया ई नॉट और साइन ओमेगा टी की जगह मैक्सिमम यानी 1। ये ई नॉट की वैल्यू आ गई, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम इस एन बी ए ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे, ई नॉट। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ई है ये है ईएमएफ। तो फ्लक्स ने हमें बताया कि ईएमएफ आएगा और ईएमएफ से क्या आएगा, इंड्यूस करंट। तो जैसा ईएमएफ है वैसा ही करंट का फॉर्मूला आएगा, दैट मींस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आप खुद देख रहे हो ये साइन के फंक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। और ये कुछ ऐसा तुक्का नहीं, गैल्वेनोमीटर में वैल्यूज फाइंड आउट करके ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसा आया, और फॉर्मूले से जब फाइंड आउट किया तो भी ऐसा, और ये मैच कर रहा है बिल्कुल, मींस ये हमारा टॉपिक बिल्कुल सही है। तो आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं, और ये इसका डेरिवेशन ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, फ्लक्स से स्टार्ट करना है बस, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, एंगल को एक बार टाइम के टर्म में कर लेना चेंज, और फिर मैक्सिमम के लिए आपको ई की जगह ई नॉट, साइन ओमेगा टी की जगह 1, और ईएमएफ भी आ जाएगा और आपके पास करंट भी आ जाएगा। Okay students, thank you, that is enough for today.